जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विद्युत रसायन यानी कि सेकंड चैप्टर आपके बोर्ड के हिसाब से। तो सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत रसायन होता क्या है। विद्युत रसायन विद्युत रसायन थोड़ा सा अच्छे से लिखो इसे। विद्युत रसायन विद्युत रसायन की परिभाषा होती है। परिभाषा पहले समझ लीजिए कि विद्युत रसायन आखिर होता क्या है। विद्युत का मतलब इसमें यह जाहिर है कि इसमें विद्युत धारा की बात जरूर आएगी। तो विद्युत रसायन की परिभाषा होती है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत रसायन। परिभाषा एक बार फिर से सुनिए। वैद्युत रसायन की रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत रसायन। अभी जाहिर है कि ये जो भी अभिक्रियाएं हमारी जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, इसमें या तो विद्युत ऊर्जा बनेगा और नहीं तो रासायनिक ऊर्जा बनेगा, यानी कि रासायनिक पदार्थ बनेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो भी घटना होती है विद्युत रसायन, यह सेलों के अंदर होती है। तो ये सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वैद्युत रासायनिक सेल, एक होता है वैद्युत रासायनिक सेल। और दूसरा होता है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत रासायनिक सेल में देखिए क्या होता है। अब वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यानी कि इसमें वैद्युत रासायनिक सेल में हमारा जो होता है रासायनिक ऊर्जा जो होता है वह किस में कन्वर्ट होता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इस सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। दोनों में अंतर समझ लीजिए। वैद्युत रासायनिक सेल में क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल को डेनियल सेल भी कहा जाता है, या गैल्वेनी सेल भी इसे कहते हैं, या वोल्टीय सेल भी इसे कहते हैं। यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल का आप परिभाषा जानना चाहें तो यह बता सकते हैं कि वह सेल जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। या इसे वोल्टीय सेल भी कहा जाता है, या गैल्वेनी सेल भी कहा जाता है। वैद्युत रासायनिक सेल को हम कहते हैं वोल्टीय सेल, या इसे हम गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। गैल्वेनी सेल या वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है। डेनियल सेल के भी नाम से जानते हैं। इसमें एक डेनियल सेल होता है। डेनियल, इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग बनाएंगे। डेनियल सेल, डेनियल सेल में जानेंगे कि क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले इन दोनों की परिभाषा एक बार फिर से समझ लीजिए। वैद्युत रासायनिक सेल का परिभाषा होता है कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। और वैद्युत अपघटनी सेल में ठीक इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यानी कि वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत अपघटनी सेल। मैं इनके परिभाषा फिर से लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
वैद्युत रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके जिसके जिसमें रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। यह सेल के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल, इसे वोल्टीय सेल भी कहा जाता है, गैल्वेनी सेल भी कहा जाता है, डेनियल सेल भी कहा जाता है, और दूसरा होता है आपका वैद्युत अपघटनी सेल। पहला का मैं परिभाषा बताया था, वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल का मतलब होता है कि कोई सेल होगा, उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी, और जो रासायनिक पदार्थ हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे, सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होंगे, है ना। तो इसे हम कहते हैं क्या, वैद्युत रासायनिक सेल। फिर से अगर इसकी परिभाषा जानना है तो परिभाषा इसका यह होगा कि वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता हो, उसे हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। मैं परिभाषा इसका लिख दे रहा हूं। वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और दूसरा है आपका वैद्युत अपघटनी सेल। इसकी परिभाषा होगी कि वह सेल जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब जानेंगे वैद्युत रासायनिक सेल का एक सेल डेनियल सेल के बारे में, कि डेनियल सेल आखिर बनता कैसे और इसमें क्या क्या होता है उसके बारे में। अब है डेनियल सेल। डेनियल सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 बिलियन लेंगे, इसमें हम लेते हैं कॉपर सल्फेट।
और इसमें एक रॉड लेंगे, कॉपर का रॉड, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है जान लीजिए। इसमें लेंगे हम जिंक सल्फेट, इसमें लेंगे हम जिंक का इलेक्ट्रोड। और दोनों इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे कि जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, जोड़ दिए। ये है आपका जिंक का इलेक्ट्रोड जेडन, जेडन की रॉड। और ये आपका जो सॉल्यूशन है वह जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, यानी कि ZnSO4 का विलयन। और यहाँ पे हम लेंगे, ये लिए हैं कॉपर का रॉड, यानी कि Cu का रॉड। इलेक्ट्रोड है ये, इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये है आपका कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4 का विलयन। ध्यान से देखिएगा, हम वैद्युत रासायनिक सेल यानी कि डेनियल सेल की संरचना कर रहे हैं। कैसे बनता है और इसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें दो सॉल्यूशन लेते हैं। एक लेते हैं जिसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन हो, दूसरे में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो। जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा उसमें जिंक का रॉड इलेक्ट्रोड लिया जाता है। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका वैद्युत अपघट्य का विलयन है। ठीक, वैद्युत अपघट्य का विलयन, मैं दोनों इलेक्ट्रोड को एक ही में डाल दे रहा हूँ वैद्युत रासायनिक सेल का एग्जांपल देख करके। वैद्युत अपघटनी सेल का एग्जांपल समझ लेना इसे। दोनों इलेक्ट्रोड को डाल दिया। ठीक है, ये धातु का इलेक्ट्रोड होता है। जब इसे किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में धातु की प्लेट को जब डालते हैं तो इस पे एक आवेश आ जाता है। इसके ठीक विपरीत वाले इलेक्ट्रोड पे, यानी कि मान लीजिए कि इस पे हमारा प्लस आवेश है तो इसमें निगेटिव आएगा। तो इस पे प्लस आवेश आ गया, इस पे निगेटिव आवेश आ गया, तो इसी प्लेट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड समझ में आ गया होगा, यानी किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में जब किसी धातु की प्लेट को डालते हैं तो उस पर आवेश आ जाता है, और ठीक उसके विपरीत वाले पर निगेटिव आवेश, यानी उल्टा आवेश, इस पे पॉजिटिव आएगा तो उस पे निगेटिव आएगा। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे प्लेट को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। अब समझिए यहाँ पे कि हमने जैसे इसमें डाला है कॉपर सल्फेट और इसमें जिंक सल्फेट। अब यहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर तो जाएगा, इसमें आएगा। अब इसमें जैसे ही हमने जिंक सल्फेट डाल दिया तो इसमें Zn2+ और SO4 2-, इसमें कॉपर 2+, SO4 2-, भर जाएगा। अब यहां से क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद यहां आता है। तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी जब परिपथ पूर्ण होगा, यानी कि जब हम इसे एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तब जाकर के हमारा इधर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और इधर आने के बाद फिर से हमारा ये परिपथ जब पूर्ण हो जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ सकता है, तो परिपथ हमारा पूर्ण हो गया। तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इधर से हमारा विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो धारा हमारा इधर से इधर आएगी, यानी कि इधर हमारा क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इधर से क्या आएगी, विद्युत धारा, यानी कि धारा प्रवाहित होगा इधर से। ठीक है, यहाँ धारा प्रवाहित होगा इधर। ठीक, अब इसे हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं एक लवण सेतु से। जैसे हमने इसे क्या कर दिया, जोड़ दिया।
इसे हम लवण सेतु से जोड़ दिया। लवण सेतु से जोड़ दिया, ठीक है। ये लवण सेतु होता है आपका केसीएल का बना होता है। किसका बना होता है? केसीएल का। इसके नीचे जो होता है ना भाई साहब, इसको हम कहते हैं अगर अगर जेल। अगर अगर जेल दोनों साइड आता है, ठीक है। और इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर ग्रहण हो रहा है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एनोड होगा, एनोड यहाँ पे निगेटिव होता है, और यहाँ पे आपका कैथोड होगा। कैथोड जो होता है इसमें पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि निगेटिव उसी की तरफ जाता है जिधर पॉजिटिव होता है। यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर निकल के आ रहा है तो पॉजिटिव की तरफ आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव आवेश होता है, इसलिए इधर से इधर जा रहा है, अतः यह क्या होगा? कैथोड होगा। परंतु ध्यान रखिएगा कि ये केवल वैद्युत रासायनिक सेल में ही होता है, वैद्युत अपघटनी सेल में नहीं होता है। वैद्युत अपघटनी सेल में आपका एनोड प्लस होता है और कैथोड निगेटिव होता है, तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए कि इस आधे सेल में क्या हो रहा है। यहाँ से जेडेन का जो रॉड है ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर बाहर निकालेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, अर्थात पहले हमारा जेडेन है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, तो ये क्या बनेगा? Zn2 प्लस बनेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर निकलेगा। यहाँ जब आएगा तो यहाँ ऑलरेडी कॉपर 2 प्लस क्या है? पहले से आवेशित है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो हमारा कॉपर आयन है वह Cu2 प्लस इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा, और ग्रहण करके बना लेगा आपका कॉपर सॉलिड। तो ये बना लिया इधर कॉपर सॉलिड। इसका मतलब यह होगा कि इधर से जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसमें फिर से Zn2 प्लस भरता जाएगा, और इधर आपका कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर सॉलिड बनाता जाएगा। इस तरह से ये आपका कॉपर का रॉड मोटा होता जाएगा समय के साथ, और ये आपका हो जाएगा पतला। ये जो होगा आपका पतला होता चला जाएगा। अब एक ऐसी अवस्था आएगी कि अब ये बताइए कि यहाँ से कॉपर 2 प्लस खत्म होता जाएगा तो SO4-2 ये भरता जाएगा, तो इसमें और अब जगह नहीं रह पाएगी, जिसके वजह से फिर से हमारा कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके। और इधर क्या होगा कि Zn2 प्लस की संख्या बढ़ती जाएगी, तो और Zn+2 नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा Zn2 प्लस की संख्या। इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, Zn2 प्लस भरता जाएगा। तो अब इसका कार्य क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इधर आएगा, कॉपर अवशोषित करेगा, और यहाँ पे आपका क्या हो गया? आपको पता है कि जहां कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, यानी कि इस सेल में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है और इस सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो इसके आधे सेल, यानी कि आधे सेल को हम कहेंगे क्या? ऑक्सीकरण अर्ध सेल। इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध सेल। और इस आधे सेल को, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ग्रहण हो रहा है, तो इस सेल को हम कहेंगे अपचयन अर्ध सेल। अपचयन अर्ध सेल, यानी कि इस आधे सेल में ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है और इस आधे सेल में अपचयन अभिक्रिया हो रही है, लेकिन आधा ही हो रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। और इसको आधे सेल को कहेंगे अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अब मैंने बताया कि जैसे जैसे Zn रॉड है, इलेक्ट्रॉन अपना खो करके Zn2 प्लस आयन भरता जाएगा इस सॉल्यूशन में,
तो कुछ समय के बाद फिर से इसमें जगह नहीं रह पाएगी कि Zn2+ आयन भरे। तो उस समय क्या होगा कि ऐसे भी रॉड पतला होता जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतना पतला होगा। तो बाद में जो हमने लवण सेतु लगाया है ये दो तरह का कार्य करता है। अब ये क्या करेगा कि KCl का बना है। अब KCl का बना है तो ये Cl K प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब K प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा तो यहाँ का जो Cl है माइनस, यहाँ पे Zn2+ है तो ये Cl माइनस इधर आएगा, और जब इधर आएगा तो Zn2+ और 2Cl माइनस मिल करके बना लेगा ZnCl2। अब फिर से ये खाली हो गया। अब यहाँ का जो बचा है K, क्योंकि Cl तो इधर आ गया तो K कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। इधर कौन ज्यादा है, SO4-2 ज्यादा है। जब SO4 ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा कि K प्लस भाई साहब है वह SO4-2 के साथ मिलकर के K2SO4 बना लेंगे। K2SO4 बन गया तो फिर से इसमें जगह खाली हो गया, फिर से प्रक्रिया चालू हो जाएगी। यानी कि फिर से इधर से इलेक्ट्रॉन जाने लगेगा और इधर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगेगा और विद्युत धारा हमारा निरंतर मिलती रहेगी। तो ये था आपका डैनियल सेल का स्ट्रक्चर। फिर से इसे समझ लीजिए एक बार ध्यान से। इसमें क्या करते हैं कि दो हमने प्लेट लिया है, एक इलेक्ट्रोड और एक क्या कहते हैं कैथोड और एक एनोड, यानी कि दो प्लेट जो हमारा एक जिंक रॉड है और एक कॉपर रॉड है। इसमें हमने क्या डाला है कि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है। जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक के रॉड को और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर के रॉड को लिया जाता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसे दोनों को गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। अब ये गैल्वेनोमीटर है आपका, ये क्या है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं तथा इस परिपथ को पूर्ण करने के लिए हम एक लवण सेतु का इस्तेमाल करते हैं जो KCl का बना होता है, हम इससे जोड़ देते हैं। इससे जोड़ने के बाद क्या होगा कि हमारा परिपथ पूर्ण हो जाता है। अब इधर से क्या होगा कि जिंक की रॉड से इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकलता जाएगा, बाहर निकलेगा और इधर आकर के कॉपर जो हमारा एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। आते ही इसमें क्या है कि ऑलरेडी कॉपर 2+ और SO4-2 में टूटा हुआ है वैद्युत अवकट्य। अब ये कॉपर 2+ क्या करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर सॉलिड बना लेता है और इस पे चिपक जाता है। इधर क्या होता है कि Zn2+ जो है भाई साहब, Zn जो है Zn2+ में परिवर्तित होकर के इसमें भरता जाता है। अब हमारा विद्युत धारा निरंतर मिलती जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो हमारा धारा विद्युत धारा इधर से इधर आती है और गैल्वेनोमीटर से हमें पता चलता रहता है कि धारा बह रही है। इसके बाद एक और चीज इसमें है कि कुछ समय पश्चात यह बंद होने के कगार पे आ जाएगा, क्योंकि Zn2+ की संख्या इसमें बढ़ती जाएगी और SO4-2 की संख्या इसमें बढ़ती जाएगी। तो यहाँ जो KCl का हम लवण सेतु लगाए हैं उसमें से Cl जो है Cl- इधर आएगा और Zn2+ के साथ मिल करके क्या बनाएगा ZnCl2 बना लेगा। लवण बन गया, फिर से ये खाली हो गया। अब यहाँ का K+ जो बचा है वो SO4- इधर भी ज्यादा है, ये इधर आएगा और SO4 के साथ SO4-2 के साथ मिलकर के K2SO4 यानी कि यहाँ भी लवण बना लेता है और फिर से हमारी प्रक्रिया चालू हो जाती है। यहाँ पे अगर अगर जेल है लगाया जाता है। अगर अगर जेल क्यों लगाया जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर जा सके और बाकी के चीजों को ये बाहर आने से रोकता है। ये दोनों कार्य करता है। तो इस तरह से हमारा डैनियल सेल का स्ट्रक्चर था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जानेंगे सेल अभिक्रिया। इसी में जान लेते हैं कि सेल अभिक्रिया क्या होती है। आइए, सेल अभिक्रिया इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था आपका Zn से Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और समीकरण 1 मान लो इसे। इसमें क्या हुआ था कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर हो गया आपका कॉपर सॉलिड, ठीक। इसको दोनों को जोड़ दो। दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये भाई साहब इसके साथ कट जाएंगे और ये हो जाएगा आपका Zn प्लस Cu2+ आफ्टर रिएक्शन Zn2+ प्लस Cu। ये है आपका सेल अभिक्रिया। क्या है, सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया, ठीक है।
अब जानेंगे सेल निरूपण क्या होता है। सेल निरूपण, सेल निरूपण इधर हो रहा है आपका इधर क्या है, एनोड है, और इधर क्या है, कैथोड है, प्लस सॉरी माइनस, ठीक। तो इसको हम कहते हैं लवण सेतु, लवण सेतु। अर्थात एनोड में हमारा क्या हो रहा है कि जिंक से जिंक 2 प्लस बन रहा है, अर्थात Zn से Zn 2 प्लस। इधर क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर सॉलिड बना रहा है, यानी कि कॉपर 2 प्लस जो है कॉपर सॉलिड में बन रहा है, इसको हम कहेंगे सेल निरूपण, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है, सेल निरूपण। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव और ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, सेल विभव के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। आइए पहले इसे समझ लेते हैं। अब इस चीज में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पूरे सेल में यानी कि जिंक जो है ऑक्सीकरण विभव को प्रदर्शित करता है, और यहाँ पे कॉपर जो है अपचयन विभव को प्रदर्शित करता है। तो मैं इसको साइड में लिख दे रहा हूं, जिंक ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव को प्रदर्शित करता है, तथा कॉपर अपचयन विभव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, देखिए, एक अर्ध सेल में 298 केल्विन पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है उसे हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, एक अर्ध सेल में 298 केल्विन पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु विलयन में इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब आइए ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव के बारे में जानते हैं और सेल विभव के बारे में जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव किसी इलेक्ट्रोड विलयन में इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। किसी इलेक्ट्रोड विलयन में, देखिए जैसे ये आपका इलेक्ट्रोड विलयन है, अब ये इलेक्ट्रोड भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन दान करेंगे इसमें, तो दान करने की जो प्रवृत्ति है उसे हम कहेंगे ऑक्सीकरण विभव। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक ये दूसरा वाला है, जैसे हम लोग डेनियल सेल बनाए थे, इसमें इलेक्ट्रॉन दान हो रहा था और इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा था, ग्रहण हो रहा था, यानी कि जो इसमें इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा, तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं अपचयन विभव। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव में अंतर क्या है, इनकी परिभाषा क्या है। ऑक्सीकरण विभव का परिभाषा होता है कि किसी इलेक्ट्रोड विलयन में इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। अपचयन विभव का परिभाषा होगा कि किसी इलेक्ट्रोड विलयन में इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं अपचयन विभव। ठीक है, इन दोनों के अंतर को कहा जाता है सेल विभव या सेल के वैद्युत वाहक बल।
शेल का वैद्युतवाहक बल या शेल विभव, दोनों के अंतर को, दोनों इलेक्ट्रोड के अंतर को हम क्या कहते हैं, शेल विभव कहते हैं या शेल का विद्युतवाहक बल कहते हैं। कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझ लीजिए, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव। हम ऐसे भी इसकी शेल विभव की परिभाषा ऐसे बता सकते हैं कि अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव के अंतर को हम कहते हैं शेल विभव, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को हम कहते हैं शेल विभव। इनको कहा जाता है शेल का वैद्युतवाहक बल, ईएमएफ से भी इसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण विभव का परिभाषा क्या होगा? किसी इलेक्ट्रोड विलयन में इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। किसी इलेक्ट्रोड विलयन में इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम कहते हैं अपचयन विभव। इन दोनों के अंतर को कहा जाता है शेल विभव। मैं इसको परिभाषित कर दे रहा हूं, मतलब बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। किसी इलेक्ट्रोड विलयन में इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। इसे EOX से प्रदर्शित करते हैं। इसे EOX, OX मतलब होता है ऑक्सीडेशन, तो EOX से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है अपचयन विभव, इसे भी साथ में देख ही लीजिए। अपचयन, सेम परिभाषा, किसी इलेक्ट्रोड विलयन में इलेक्ट्रॉन दान यहां लिखा है तो ग्रहण करने की आ जाएगा, बस बाकी सब हो जाएगा। किसी इलेक्ट्रोड विलयन में इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अपचयन विभव कहते हैं। अपचयन विभव कहते हैं। इसे ई रेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई रेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसी पे शेल विभव। शेल विभव, शेल विभव को शेल का विद्युतवाहक बल भी कहा जाता है। शेल का विद्युतवाहक बल, दोनों इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को, शेल के दोनों इलेक्ट्रोड विभवों के अंतर को शेल विभव कहते हैं।
या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव ऑक्सीकरण विभव के अंतर को शेल विभव कहते हैं। इसे ई सेल द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे ई सेल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ई सेल बराबर ई रेड माइनस ई ओ एक्स, ये फार्मूला याद रखिएगा। या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, सेल विभव बराबर अपचयन विभव, अपचयन विभव माइनस ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव